अच्छा जी, तो हमारा जी ये टॉपिक है आज का फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर, एएस अकाउंटिंग का। हम पढ़ रहे हैं एएस अकाउंटिंग का चैप्टर है हमारा P2 का, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर। और उसमें हमारा ये क्वेश्चन है जो कि करेक्शन ऑफ एरर से भी बिलोंग करता है, यानी करेक्शन ऑफ एरर से भी रिलेट करता है। मई जून 21-23 का क्वेश्चन है ये, अगर आप देख रहे हैं। मई जून 21-23 का ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये बात करता है कि Adam owns a retail business. He is aware that he must follow certain accounting concepts when preparing his business's financial statements. Explain how each of the following concept is applied when preparing a business financial statement. सबसे पहले उसमें आपका क्या लिखा था उसने, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बेसिकली ये कहता है कि once you have adopted a method in accounting, once you have adopted an accounting procedure, you should follow the same method from year to year. एक दफा जो आपने कोई प्रोसीजर अप्लाई कर लिया है तो यू विल कंटिन्यू विद दैट अकाउंटिंग प्रोसीजर। अकाउंटिंग प्रोसीजर्स आर अप्लाइड कंसिस्टेंटली। आपने स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया है तो स्ट्रेट लाइन मेथड ही आप अप्लाई करते जाएंगे उस एसेट पर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नहीं लगाएंगे, अदरवाइज कंपैरिजंस विल बिकम डिफिकल्ट। फिर आपका कॉन्सेप्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट व्हिच सेज दैट you will record sales when the goods are passed to the buyer, either the money is received or not. When goods are sold and goods have been passed to the buyer, you will record it as sales. जैसे credit sales होती हैं. This is known as realization principle. Same is the case with when the goods are purchased and the goods are received from buyer, from supplier, you will record it as purchases, either payment is made or not. तो क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेजेस इसी बेसिस के ऊपर हम रिकॉर्ड करते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के तहत। फिर है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट सेज दैट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हिच इज ऑफ मटेरियल वैल्यू, जिनकी अमाउंट जो है इट इज द अमाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन, कि अमाउंट बिग होगी तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हिच इज ऑफ मटेरियल वैल्यू। स्मॉल एसेट्स आर रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस रादर देन एज एन एसेट। जैसे हम डस्टबिन खरीदते हैं स्कूल के लिए तो वो आपका नॉन करंट एसेट है, लेकिन आप उसे एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि वो स्मॉल एक्सपेंस है, हालांकि उसका फायदा 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए होना है तब भी। वी विल रिकॉर्ड इट एज एन एक्सपेंस एंड वी विल नॉट रिकॉर्ड इट एज एन एसेट बिकॉज स्मॉल एसेट्स आर रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस रादर देन एज एन एसेट according to materiality concept in the year in which the payment or the expense has been purchased or recorded or incurred. Adam has completed the trading section of the income statement. However, some errors had been made. ये उसने ट्रेडिंग काउंट बनाया हुआ है, इनकम स्टेटमेंट का पहला पोर्शन बनाया हुआ है और उसमें कहता है कुछ गलतियां हैं। तो आपको नजर भी आ रहा है कि रिटर्न आउटवर्ड्स आपने यहाँ से माइनस किया हुआ है, जबकि आपको पता है यहाँ से रिटर्न इनवर्ड माइनस होते हैं। रिटर्न आउटवर्ड तो परचेज में से माइनस होते हैं। नीचे कहता है नो रिकॉर्ड हैज बीन मेड ऑफ गुड्स टेकन फॉर ओन यूज बाय एडम 580। गुड्स ड्राइंग्स हमने की थी, हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। उसकी एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। तो वो परचेजेस में से आपको 580 जो है माइनस करना पड़ेगा। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूडेड 14 डैमेज्ड आइटम्स which cost $30 each. 6 of these items cannot be sold and are to be regarded as waste. The remaining items could be sold for 35 each but will incur total repair cost of 56. इसको जरा हम देखते हैं। एक तो गुड्स ड्राइंग थी ना, तो वो हम परचेज में से माइनस कर देंगे। अब 14 आइटम्स थी, उसमें से कहता है कि जो 6 हैं, यानी 6 मल्टीप्लाइड बाय 30 आ जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई बाय 30 180। ये तो आपकी वैल्यूज की क्या हो गई है, दैट हैज बिकम 0। उसके बाद बाकी 14 आइटम में से कितने रह गए बेटा, 8। 8 जो है उसकी वैल्यू वो कितने की सेल हो जाती हैं, 14 आइटम में से 8 जो है वो सेल आप कर देते हैं कितने के, 35 के सेल हो जाते हैं। यानी उनकी इस वक्त सेल वैल्यू कितनी बनेगी, अगर आप देखें तो 8 मल्टीप्लाई बाय 35 वो 80 बनती है। लेकिन अगर आप उस पर खर्चा करें, रिपेयर कॉस्ट करें कितनी, 56, वो हम माइनस कर देंगे ना, 280 में से माइनस कर देंगे 56, क्योंकि ये तो आपको रिकवर नहीं होने, तो आपको 224 मिलते हैं। जबकि आप इसकी कॉस्ट कितनी रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी बुक्स के हिसाब से, 8 इंटू 30 आप रिकॉर्ड कर रहे हैं 240। इसका मतलब है ये कितनी होनी चाहिए, 224। एक तो आपको 180 का लॉस हो गया इन्वेंट्री में, जो 6 आइटम्स थे हैविंग ए प्राइस ऑफ 30 ईच, total is 180 that has become useless,
180 जीरो हो गया आपका। और 8 into 35 जो आपकी वैल्यू 280 की बिकते हैं, अगर उन पर 56 रिपेयर कॉस्ट इनकर करें, तो द वैल्यू विच यू विल गेट आउट ऑफ इट दैट इज 224। जबकि उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी बनेगी, 8 into 30 240। अब 240 कॉस्ट है और एनआरवी 224 है आपकी, तो दोनों में से किस पे रिकॉर्ड करेंगे, 224 पे। तो आपको 224 पे रिकॉर्ड करना था, ठीक है जी। तो आपको 16 से आपको और मजीद एक्सपेंस पड़ जाएगा, इसमें प्लस कर देंगे आप 16। ये आपके पास टोटल लॉस कितना बन जाएगा, 196 का। आपकी इन्वेंट्री जो है 196 से क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज कर जाएगी। तो 12670 माइनस 196, दैट इज गोइंग टू बी योर वैल्यू ऑफ योर क्लोजिंग इन्वेंट्री, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ योर क्लोजिंग इन्वेंट्री, दैट इज 12474। जरा दोबारा एक्सप्लेन कर दें, देखिए बेटा जरा गौर कीजिएगा। आपको पता है कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, ठीक है। तो कहता है कि इस 12670 में 14 आइटम ऐसे थे जिसमें से 6 की वैल्यू जीरो हो चुकी है। तो 6 into 30 180 का आपको लॉस हो गया, आपको 180 12670 में से माइनस करने ही करने। उसके बाद कहता है बाकी जो 8 आइटम्स हैं जिनकी कॉस्ट प्राइस 30 है, प्राइस 30 है, वैल्यू कितनी बन गई 240, लेकिन मार्केट में ये कितने के बिकते हैं, 8 into 35 वो बिकते हैं आपके कितने के, 8 into 35 280 के बिकते हैं। अगर आप इन पर रिपेयर कॉस्ट का खर्चा करें जो 56 है, तो आपको मार्केट से कितने पैसे मिल रहे हैं, 224। इसका मतलब है दिस इज बेसिकली द कॉस्ट एंड दिस इज द एनआरवी। दोनों में से जो कम है आपने उस पर रिकॉर्ड करनी है। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, तो आपको 224 पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो आप ये भी कर सकते हैं, देखें 12670 में से पहले -180 कर दें जो जीरो हो गया, उसके बाद जो करेक्ट वैल्यू है वो बेटा ऐड कर दें, 224 ऐड कर दें करेक्ट वैल्यू, और जो रॉन्ग वैल्यू उसमें ऑलरेडी शामिल है 240 की, वो माइनस कर दें। यही कर सकते हैं, क्योंकि आपने 240 रिकॉर्ड नहीं करना, 224 रिकॉर्ड करना है। 240 माइनस कर दें और 224 ऐड कर दें और 240 जो है वो माइनस कर दें, तो आपका आंसर वही आ जाएगा 12474। इस तरीके से आपने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है। और कहता है कि आपने करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो फाइंड करके हमें दिखाएं। करेक्टेड जीपी यानी दोबारा बनाएं, और करेक्टेड जीपी रिवाइज फिगर फॉर द ग्रॉस प्रॉफिट कहता है आपने फाइंड करके दिखानी है जी। यहाँ तो कोई मसला तो बताएं। नहीं सर। यहाँ पे बनाते हैं हम स्टेटमेंट, और करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए इसको हम सॉल्व कर, सॉरी, करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें आप क्या आ जाएगा जी, सेल्स आ जाएगी आपकी। देखिए सेल्स कितनी दी हुई है हमें, सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है 186,500, 186,500। इसमें से लेस कर देंगे हम रिटर्न, रिटर्न इनवर्ट की बात होगी बेटा। देखिए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, रिटर्न इनवर्ट हमें दिया हुआ है जी नीचे 2940 का, पहले माइनस कितना आता है जी, एक सेकेंड। 2940, 940 माइनस करें 183560। 3560 आपका आ जाएगा। इसमें से हम बेटा प्लस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले आपकी क्या आ जाती है जी, ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस, ओहो, और इसमें हम ऐड क्या करेंगे बेटा, सॉरी, रिटर्न आउटवर्ड इसमें से प्लस कर देंगे। रिटर्न आउटवर्ड मतलब पता ही है, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है
परचेज रिटर्न, और इसमें हम ऐड कर देंगे कैरेज इनवर्ड। स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी है जी 14830 की, परचेजेस 93710, 14830, परचेजेस कितनी दी हुई है जी 93710, रिटर्न आउटवर्ड 3180 का है। 93710 और रिटर्न आउटवर्ड आपका है जी 3180। और कैरेज इनवर्ड देख लेते हैं जी कितना है। कैरेज इनवर्ड है 730 का। ठीक है जी, इसको ऐड कर लें यार, लेस लेस करके ऐड करके सारा इसका टोटल कितना आता है देखें, बताएं मुझे। एक सेकंड। लेस कर देंगे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो हमें कितनी दी हुई है 12474, 12670 नहीं, 12474 जो आपने करेक्ट करके निकाली जी। टोटल बताइएगा कितना आता है उसका। 106090। 106090, इसमें से 126090, 106090 में से माइनस कर देंगे 12474, यू विल गेट द आंसर ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। वो हम देखते हैं कितना आता है। 93616। 93616, सॉरी 93616, ये माइनस कर देंगे तो आपका करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो निकल आएगा, जो कि आपका पहले गलत था। आप करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट आपका कैलकुलेट हो जाएगा। और वो कितना आता है जी 090524। ओके, ठीक है जी, 90524 जो है वो हमारा आ जाएगा। कैलकुलेट आप जरा करें। ओके। अच्छा, छोटी सी गलती हमसे हो गई थी, कोई मसला नहीं है। ये जो अमाउंट हमने निकाली थी ये थोड़ी गलत है, कैलकुलेशन में आपने गलती कर दी थी। 186,500 में से माइनस करें 29540, कितना आता है। 183560। 560, पहले भी यही था। हाँ जी। इसमें से हम माइनस कर देंगे, ये दोबारा टोटल कर लें जरा इसका। अच्छा, हमसे एक गलती और हुई है, परचेजेस में से बेटा माइनस नहीं करना था हमने, इधर से वो जो थी हमारी, तो 93710 में से देखिए ना, हमने माइनस करना था। ये गुड्स ड्राइंग जो थी कितने की 580, ये माइनस करनी थी। हम्म। माइनस 580, ये अमाउंट हमारी डिफरेंट करेगी। ये वाली amount। ठीक है जी, नहीं जी कितने आता है 93710 माइनस 580। 93130। 93130, अब इसका हम टोटल करते हैं तो हमारा टोटल जो है वो, इसका थोड़ा फर्क आएगा, और फिर हमारा ये आंसर ऑटोमेटिकली जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा, या आप कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा। जल्दी से इसको करें कैलकुलेशन 1055 जी। 10 5510। 105510 हम्म। जी, उसमें से माइनस कर दें 12474। 93036। ठीक है जी, वो माइनस करेंगे आप जी। 13560 में से, तो आपका आंसर आ जाएगा 90524, एंड दैट इज अवर करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड माइनस की, ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेजेस, उसने कहा था गुड्स ड्राइंग्स भी हैं, ये दी हुई है, मिस करके थे हम 580 की, वो भी परचेज में से माइनस करेंगे, ड्राइंग टू परचेजेस उसकी एंट्री होती है, लेस रिटर्न आउटवर्ड, ऐड कर देंगे बेटा कैरेज इनवर्ड, टोटल आएगा उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि हमने करेक्ट करके निकाली है, माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आ गया, माइनस करेंगे तो करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, जी। नेक्स्ट कहता है जी कि आपने
डाटा दिया हुआ है, फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड, डिस्काउंट्स दिया हुआ है 1580 क्रेडिट। तो डिस्काउंट क्रेडिट का मतलब है कि ये आपकी इनकम है ना असल में, क्योंकि डिस्काउंट क्रेडिट का डिस्काउंट रिसीव्ड है, पेड तो नहीं हो सकता, अलाउड अलाउड तो नहीं हो सकता ना। फिर फर्नीचर एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है, मार्केटिंग एक्सपेंस है, मोटर व्हीकल, ऑफिस एक्सपेंसेस है, प्रीमिसेस है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, रेंट रिसीवेबल है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ट्रेड रिसीवेबल है, वेजेस एंड सैलरीज दी हुई है आपको, और फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और नीचे वो कहता है कि आपने इनकम स्टेटमेंट जो है वो बनानी है। तो इनकम स्टेटमेंट जब आपने बनानी है तो इसी से आगे बनेगी ना, इसी से आगे ही आप 1580 इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जो डिस्काउंट रिसीव्ड है, और आप उससे आगे भी चलेंगे, जो जो चीजें उसने क्वेश्चन में हमें बताई हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और फिर उसको हम सॉल्व करते जाएंगे। तो देखते हैं, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूड ए पेमेंट ऑफ 380 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी। इसका मतलब है कि आपने नया इक्विपमेंट इंस्टॉल करवाया था, लेकिन गलती से आपने उसकी कॉस्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस में शामिल कर दी हुई है। तो क्या करेंगे बेटा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में से वो हम माइनस कर देंगे, क्योंकि वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का हिस्सा नहीं है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1570 में से 380 माइनस हो जाएगा, और इक्विपमेंट में आप ये 380 ऐड करके डेप्रिसिएशन निकालेंगे। सर कहाँ ऐड करेंगे बेटा, इधर ऐड करेंगे, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट में ऐड करेंगे, ऐड करके आप निकालेंगे डेप्रिसिएशन। Provision for doubtful debt should be maintained at 5% of trade receipt. ठीक है जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी मेंटेन्ड एट 5% ऑफ ट्रेड रिसीव। 5% आपने ट्रेड रिसीवेबल पर प्रोविजन कैलकुलेट करनी है। चलें कैलकुलेट करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमें पहले से दिया हुआ है, 530 का आपके सामने नजर आ रहा है सन, 530 का दिया हुआ है, और वो कहता है क्वेश्चन में बेटा कि ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 9800 के हैं, और प्रोविजन कितनी बनानी है आपने, 5%। तो 9800 का 5% निकाल लें, कितना आता है, जल्दी करें, 5% निकाल लें, कितना आता है, 490। 490। जब आपके पास प्रोविजन कितनी पड़ी हुई है, 530, इसका मतलब है यू हैव एक्सेस प्रोविजन देन रिक्वायर्ड। 40 से आपकी प्रोविजन वो ज्यादा है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो आपको प्रोविजन क्या करनी पड़ेगी बेटा, प्रोविजन यहाँ पे डिक्रीज करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे हम ऐड कर देंगे डिक्रीज इन प्रोविजन, कितने से, 40 से, क्योंकि 40 से ही प्रोविजन डिक्रीज हो रही है, 40 यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, क्योंकि प्रोविजन हमने इंक्रीज नहीं करनी, डिक्रीज करनी है। आपको 490 की चाहिए, 530 की पड़ी हुई है, तो 40 प्रॉफिट में वापस डाल देंगे, और ट्रेड रिसीवेबल में से 490 ही माइनस होगा, जो टोटल प्रीमियम अब आपकी बन गई। आगे चलते हैं। रेंट रिसीवेबल ऑफ 1800 फॉर द 3 months एंडेड 28 फरवरी हैड नॉट बीन रिसीव्ड। रेंट रिसीवेबल का मतलब, रेंट रिसीवेबल ये आपकी इनकम है 6640 की। वो कहता है 1800 का रेंट था जो 28 फरवरी को खत्म होता है, वो अभी तक हमें मिला नहीं है। तो ये 3 महीने कौन से बनेंगे बेटा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। सर कैसे पता चला, उसने कहा है फॉर द 3 months एंडेड, 3 मंथ जो है वो कब एंड हो रहे हैं, फरवरी में। इसका मतलब है ये 1800 जो 3 मंथ का रेंट हमें मिलना है, वो किन महीनों का हुआ, दिसंबर का 600, जनवरी का 600, और फरवरी का 600। हमारा साल कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर को, राइट। तो हमें सिर्फ जनवरी का रेंट है जो हमें रिसीव होना है, और हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ हुआ, वो हम ऐड कर देंगे 600, तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। 6640 में 600 रेंट रिसीव्ड हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, कि वो भी हमारी क्या है, इनकम ही है ना। तो 6640 प्लस 600 कितना आ गया जी, वो रेंट रिसीव में हम ऐड करके लिख देंगे। सर ये 600 का दोबारा बता दें। ये जरा ऐड तो करें आप, ठीक है, आ जाएगा जी 7240। देखें, रेंट रिसीव 1800 था फॉर द 3 months एंडेड 28 फरवरी। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेंट जो हमें रिसीव होना था ये किन महीनों का है, दिसंबर का 600, जनवरी का 600, फरवरी का 600। हमारा साल कब खत्म हो रहा है, 1 दिसंबर को। दिसंबर। इसका मतलब है कि हमें दिसंबर का रेंट अभी तक मिला नहीं है, तो हम नहीं। रेंट में 6640 में 600 ऐड कर देंगे। सर जनवरी और फरवरी का भी तो नहीं मिला, वी आर नॉट कंसर्न विद जनवरी एंड फरवरी बिकॉज अवर फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। वी आर नॉट ठीक है। सपोज टू रिकॉर्ड एनीथिंग विच कम्स आफ्टर 31 दिसंबर। तो वो जनवरी और फरवरी क्या है, वो अगले महीने की इनकम स्टेटमेंट में आएगा, तो इसमें नहीं आना। तो इन तीनों को हम ऐड करके अपनी इनकम का टोटल यहाँ पर लिख लेंगे। ताई जी इनको ऐड करें, मतलब 90524 प्लस 1580 प्लस 40 और प्लस 720 कितना आता है जी,
जी 99384। 99384, ये आपका आ जाएगा टोटल। इसमें से बेटा हम प्लस कर देंगे अपने एक्सपेंसेस, और उसमें सबसे पहले हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखते हैं जी रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमारी कितनी है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूड ए पेमेंट ऑफ 380 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी 2020। कहता है जी कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है वो 380 की है, और इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी 2020 को रिपेयर एंड मेंटेनेंस 380 की इसमें आपने इक्विपमेंट की अमाउंट थी जो उसमें ऐड कर दी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1970 है, उसमें से हम 380 क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। 1970 माइनस 380 कितना आता है जी? 1970 माइनस 380 1590। 1590 हमारी ये अमाउंट बन जाएगी किसकी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की। आगे देखते हैं। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, रेंट रिसीव भी हो चुका है। पेमेंट ऑफ 2000 फॉर ए 5 month एडवर्टाइजिंग कैंपेन विच बिगैन ऑन 1 नवंबर वाज आउटस्टैंडिंग। एक पेमेंट थी 5 महीनों की। 5 महीनों की पेमेंट का मतलब, इफ द 5 months पेमेंट इज 2000, इट मींस पेमेंट फॉर 1 month विल बी 400। 2000 डिवाइडेड बाय 5 बिकम्स 400। तो 400 पर मंथ पेमेंट थी एडवर्टाइजिंग कैंपेन की, विच बिगैन ऑन 1 नवंबर 2020। हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड्स होता है दिसंबर में, तो हमें कितने मंथ की पेमेंट है जो कि एडवर्टाइजिंग की करनी है? दो। 2 महीने की, नवंबर की और दिसंबर की। तो हम कैसे निकालेंगे? 2000 का निकालेंगे 2/5, और वो हम एडवर्टाइजिंग का यहाँ पे एक्सपेंस को दिया हुआ है, मार्केटिंग एक्सपेंस में क्या कर देंगे, ऐड करके लिखेंगे 4850 में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी मार्केटिंग एक्सपेंस 4850, और 2000 का हम निकालेंगे 2/5, कितना आ जाएगा? 800। 800। वो इसमें ऐड हो जाएगा, ले आओ। तो आपका टोटल आ जाएगा यहाँ पे कितना, मार्केटिंग एक्सपेंस का। जी कितना आता है जी? एक सेकेंड। 4850, 5650। ये आ जाएगा 5650। तो ये मार्केटिंग एक्सपेंस भी हमने रिकॉर्ड कर लिए। अच्छा, उसके बाद देखें वेजेस एंड सैलरीज हैं 31280 की, ये लिख लेते हैं हम, क्योंकि ये भी तो हमारा एक्सपेंस है ना। वेजेस एंड सैलरीज 31280 की आ जाएंगी। ठीक है जी। उसके बाद आपका क्या आएगा जी? वेजेस एंड सैलरीज के बाद देखें, उसने क्वेश्चन में कहा है नो रिकॉर्ड हैज बीन मेड ऑफ द सेल ऑफ द ओनली मोटर व्हीकल ऑन 1 December फॉर 1350। डेप्रिसिएशन शुड हैव बीन प्रोवाइडेड ऑन नॉन करंट एसेट एज फॉलोज। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट पे 20% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। प्रीमिसेस पे 2% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड है। और कहता है नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द नॉन करंट एसेट इन द ईयर ऑफ सेल। यानी जिस साल आप एसेट सेल करते हैं उस साल आप उस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड जो है वो नहीं करेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस भी अगर आप देखें तो वो भी हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस कितने के, 2950 के आपको दिए हुए हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। वो भी मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ऑफिस एक्सपेंसेस में कोई ऐसा चेंज नहीं आ रहा। मैं लिख लेता हूँ, ऑफिस एक्सपेंसेस आपके आ जाएंगे 2950। उसके बाद डेप्रिसिएशन है जी आपकी, वो आपने रिकॉर्ड करनी है। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन है 20% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फर्नीचर में इक्विपमेंट पे देखिए आप, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट आपको क्वेश्चन में देखें तो वो दिया हुआ है 18220 का। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो आपको इस पर से पहले जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो माइनस करने के बाद डेप्रिसिएशन निकालनी है। कितने परसेंट? 20%। लेकिन याद रखिएगा इक्विपमेंट में आपने ये 380 भी ऐड करना, क्योंकि ये न्यू इक्विपमेंट आपने खरीदा था जो आपने गलती से इंस्टॉलेशन करवाई थी, और आपने उसको ऐड कर दिया था किसमें, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में। तो वो इक्विपमेंट जो है वो हमारा कितने का हमें दिया हुआ है, 18220 का।
इसमें प्लस कर दें 380, ठीक है जी, क्या आता है 18600. 3600। उसमें से जो डेप्रिसिएशन पहले हो चुकी है बेटा वो माइनस कर देंगे 5370, उसका हम लेंगे 20%। तो आपके पास डेप्रिसिएशन का आंसर आएगा जो आपने लिखना है उसमें डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट के नाम से। 18670 माइनस 5370 का 20%, 2646. ये आपके पास आ जाएगी जी 2646। फिर आपने निकालनी है जी डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालनी है प्रीमिसेस पे 2%। हमें कितना दिया हुआ है अगर हम देखें सवाल में, प्रीमिसेस ये दिया हुआ है कितना है 1,60,000, उसका 2% निकाल लेंगे हम। डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमिसेस 1,60,000 का 2%, वो कॉस्ट पे है ना असल में, इसलिए हम 2% डायरेक्ट उसका निकाल रहे हैं। कितना आता है जी 1 सेकंड. 1,60,000 का 2%, 3200. 3,200, इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगी। उसके बाद आपका यहाँ पे बेटा आना है लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल, वो भी आपका एक्सपेंस है। कैसे सर, वो मैं आपको बताता हूँ। इस पे 1,60,000 है, और यू श्योर कि वो 2% ही है? जी जी सही है, 1,60,000 का 2% हमने निकाल लिया। अब कहते हैं देखें कि आपके पास जो मोटर व्हीकल पड़ा हुआ है ना वो एक ही था बस, और वो हमने बेच दिया इस साल, तो इस साल तो उस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे ना। कितने का 1,350 का। देखें ये जो मोटर व्हीकल आपको नजर आ रहा है ना 16,800 का, बस यही मोटर व्हीकल है आपके पास, और ये आपने क्या कर दिया है, सेल कर दी। क्या करेंगे बेटा, सिंपल सी बात है, 16,800 में से माइनस कर देंगे 13,900 जिस पर डेप्रिसिएशन हुई है, तो उसके हमारे पास उसकी क्या आ जाएगी बेटा, बुक वैल्यू। चलिए देखें कितनी आती है, 16,800 माइनस 13,900, 2900. 2,900। और आपने ये बेटा ये सेल कितने का कर दिया है, उसने क्वेश्चन में बताया है 1,350 का, तो आपको क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। 2,900 उसकी बुक वैल्यू थी, बेचा आपने सिर्फ 1,350 का है। सर कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नो रिकॉर्ड हैज बीन मेड फॉर द सेल ऑफ ओनली मोटर व्हीकल फॉर 1,350। तो एक ही मोटर व्हीकल था आपका, उसको आपने बेच दिया, उसकी बुक वैल्यू 2,900 है, बेचा आपने 1,350 का है, तो आपको लॉस हो गया कितना जी, जी कितना लॉस हो गया आपको, 1,550 का आपको लॉस जो है वो बर्दाश्त करना पड़ा है। 1,550 का आपको लॉस हो गया है, जो कि आपको रिकॉर्ड करना पड़ा है यहाँ पे। अब इसका हम टोटल कर लेंगे जी, और वो टोटल करने के बाद आप एक्सपेंसेस में लिखेंगे, माइनस करेंगे, तो आपका करेक्ट प्रॉफिट कह लें आप, या प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो आ जाएगा, क्योंकि वो तो निकालेंगे ना वहाँ पे। प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारा जो है वो फाइंड हो जाएगा। टोटल करेंगे एक्सपेंसेस से कितना आता है, और फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर हम माइनस करके जो है वो फाइंड करते हैं। 48866. जी माइनस कर दें, तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर का आंसर आ जाएगा 50,518। देखिए यही आता है, हाँ जी. ठीक है जी। तो ये हमने करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट और करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट का सवाल सॉल्व किया, जो कि आपके मई जून 21 में आया हुआ था। बेसिकली है ये सोल ट्रेडर का क्वेश्चन ही, क्योंकि उसमें जितने भी सारी चीजें थी वो सोल ट्रेडर के
पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिकॉर्ड की गई हैं, क्योंकि सिर्फ इन्वेंट्री का करेक्ट हुआ किया था ना हमने जीपी तक, बाकी आगे तो हमने पूरी बनाई है, करेक्शन नहीं है इसके अंदर कोई मसला है तो बताएं। ओके, हाँ जी ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। अब हम चलते हैं आगे और हम देखते हैं कि एडम वुड लाइक टू इम्प्रूव हिज बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करना चाह रहा है वो। तो वो कहता है कि he has been considering the following proposals: reduce inventory levels, अगर if you or increase markup by 5% on the current level. Advise Adam which proposal he should choose. Justify your answer by considering both proposals. दोनों proposal के बारे से कहता है कि आप देखिए, if you will reduce your inventory levels, you may face stock out, you may face that you are not able to retain some customers or entertain some customers, because of if your sale will increase, you are not able to sell your inventory because you have reduced your inventory levels which you are keeping with yourself. Secondly, what will happen? Storage cost will decrease, inventory will not become obsolete, damage will be less. ठीक है ना? इन्वेंट्री ऑब्सोलीट नहीं होगी, डैमेज कम हो जाएगा आपका, इन्वेंट्री जो है वो उसमें खुर्द बुर्द नहीं होगी, ठीक है, और इन्वेंट्री की जो स्टोरेज कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, उससे भी आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है। और दूसरे केस में वो क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग मार्कअप बाय 5% ऑन करंट लेवल, डेफिनेटली इफ यू विल इंक्रीज द मार्कअप ऑन योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, then you have to increase the selling price, and if you increase your selling price, it may hamper your sales, because your sales volume may decrease, because some of the customers will shift towards your competitors because you have increased the selling price. So it will increase your profit obviously, because selling price will increase, but it will be not be justified, because your customer may not buy from you and they will move to some other place. मेरा ख्याल है proposal 1 will accept proposal 1 because that would be more suitable, because you know just in time inventory भी तो हम यूज करते हैं ना, just in time inventory भी इसीलिए होती है कि हम डायरेक्टली परचेज करके डायरेक्टली सेल कर देते हैं। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री भी एक अच्छा ऑप्शन है जो कि कंपनीज और बिजनेसेस जो है वो यूज करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने क्वेश्चन अपना कंप्लीट किया है, और इंशाल्लाह ताला हम अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का हम कर रहे हैं, और इस तरीके से इंशाल्लाह हमारा जो है वो कवर होता जाएगा। ठीक है जी, ओके जी। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज, घर में इसकी प्रैक्टिस। अल्लाह